Students, very good evening to all of you. Today I am here with my next topic, that is properties of electrovalent या ionic compound for class 10th. बच्चे, अगर आपको याद हो क्लास 10th के लिए हमने जो इससे प्रीवियस लेक्चर लिया है उसमें हमने हाउ वी कैन फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं उनकी बात करी थी, और उसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं बच्चे? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर. हमने बात करी थी यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है. अगर मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, मुझे चाहिए 80 और मेरे 20 रुपीज़ किसी मेरे फ्रेंड को चाहिए. अगर मैं 20 रुपीज़ उसको कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर दूं तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ किस तरीके के बॉन्ड की होगी? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज, और तब जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बच्चे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और जो कंपाउंड बनता है उसको इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं. तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो बच्चे, अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करें, दे आर सॉलिड हैविंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, या you can say most of the ionic compounds are solid in nature having crystalline structure. मीन्स उनका जो स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है. बच्चे, अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है. जो सॉलिड्स होते हैं बच्चे, उनके दो तरीके के स्ट्रक्चर हो सकते हैं. एक होते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एक होते हैं अमorphous स्ट्रक्चर. दोनों में डिफरेंस बहुत है. एक्चुअली में आप पढ़ेंगे तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो होता है वो 12th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा आपको हिंट दे सकती हूँ. देखिए बच्चे, अगर किसी भी स्पीसीज में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो. कैसा हो? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम. मीन्स अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, थोड़ा सा बहुत सुंदर नहीं बना है, लाइक दिस, ठीक है. तो यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा मैं इसको कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहती, लाइक दिस. एक्चुअली में ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे ये जो हैं ये कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स हैं, ठीक है. दीज आर कॉर्नर्स. इन कॉर्नर्स पे देखिए, अगर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का मीन्स बिल्कुल एक सिमेट्री हो. जैसे मैं कहूँ यहाँ पर कुछ एटम्स हैं, इनके जस्ट नीचे कुछ एटम्स हैं, इनके जस्ट नीचे कुछ एटम्स हैं, उसको हम बोलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयन्स, ठीक है ना. एटम्स और आयन का अरेंजमेंट अगर रेगुलर हो तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है, मतलब एक क्रिस्टल बनेगा, सॉलिड क्रिस्टल. लेकिन दूसरे जो सॉलिड होते हैं अमorphous सॉलिड, जिनमें अरेंजमेंट कुछ फिक्स नहीं होता, कहीं पर भी एटम हो सकते हैं. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, रबर एक अमorphous सॉलिड है, जबकि शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं, NaCl के जो क्रिस्टल हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है. बहुत डीप में मत जाइए, अभी सिर्फ इतना देख सकते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है ऐसे सॉलिड जिनमें एटम्स और आयन का एक रेगुलर अरेंजमेंट हो, और जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट ना हो, एटम्स ऐसे ही बिखरे पड़े हुए हों, कहीं पर भी कोई सिमेट्री ना हो, उसको अमorphous सॉलिड बोलते हैं. तो जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. सेकंड, अगर हम बात करें, क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करेंगे तो उसकी बाउंड्रीज बिल्कुल शार्प होंगी कट करने पर, और अमorphous आप रबड़ को काट के देखिए, कभी भी उसकी एजेस शार्प नहीं होंगी, टेढ़ी मेढ़ी चली जाएंगी. तो कैसे सॉलिड होते हैं? दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है. दे हैव वेरी हाई melting and boiling point. They have very high melting and boiling point. क्यों? क्योंकि कोई भी सॉलिड, देखिए जैसे बच्चे मैं बात करूँ Mg2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, तो ये किससे मिलकर बना? आयन से मिलकर बना हुआ है. और हमें मालूम है अपोजिट जो चार्ज होते हैं उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है. और जब अट्रैक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? हाई होंगे. देखिए एक के बीच में तो फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन क्या है? बिल्कुल वीक है. अगर फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन वीक है, आसानी से टूट जाएंगे. अगर आसानी से टूट जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? कम होंगे. क्यों? क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बच्चे किस पर डिपेंड करते हैं? स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं. स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन जितने ज़्यादा होंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतने ही ज़्यादा होंगे. आप कभी NaCl लेना,
और अगर आप NaCl को किसी कंटेनर में लेकर हीट करते हैं तो आप उसको कितनी भी देर हीट करते रहना, आप पाएंगे कि NaCl हीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर आयन से मिलकर बना है, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं बच्चे? दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे हैव वेरी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, दे हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन द आयन्स। ठीक है, नाउ लेट वी टॉक, दे गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑन हीटिंग। देखिए बच्चे, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हो तो हाई लेवल का जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये चीज़ समझ में आए। मीन्स आप क्या कर रहे हैं, किसी भी आयनिक कंपाउंड को हीट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, किसी भी आयनिक कंपाउंड को किसी बर्नर फ्लेम पे या किसी भी चीज़ पे आप हीट कर रहे हैं। मान लिया ये मैंने एक वो लिया वायर, उसके ऊपर मैंने कोई आयनिक कंपाउंड लिया और मैं उसको हीट करने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैं इसको हीट करूँगी तो बच्चे इसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक कलर निकलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कलर का मतलब क्या है? हर सब्सटेंस का कलर अपना एक अलग कलर होगा, ठीक है ना। जैसे मान लिया NaCl का कलर मान लिया येलो देता है, मान लिया कोई KCl पर्पल कलर देता है, मीन्स डिफरेंट टाइप के कलर देंगे, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? वाई दे इम्पार्ट कलर टू द बंसन बर्नर फ्लेम? मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगी, आपको समझ में आए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आए तो इतना याद रखना, क्योंकि ये 11th में जाकर ज़्यादा बढ़िया से तरीके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। देखिए बच्चे, मान लिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है ना। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारी शेल्स होती हैं, ऐसे भी करके समझा सकती हूँ, दीज आर द शेल्स। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अलग अलग। अगर मान लिया मैंने इसको हीट करना शुरू किया और इसमें से ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले ली, एनर्जी के साथ, इसी एनर्जी के साथ तो यहाँ रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती है बच्चे? फिक्स होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, और जब ये हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा तो यहाँ पर एक्चुअली में एनर्जी बढ़ने के कारण इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। एनर्जी बढ़ने के कारण स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। और जब स्टेबिलिटी कम होगी तो मैंने कहा दुनिया में सारी चीज़ें ही स्टेबिलिटी पर वर्क करती हैं। अगर किसी चीज़ की स्टेबिलिटी घट गई तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि वो नेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले तो एनर्जी लेकर चला गया, लेकिन ये क्या करेगा? वापस अपने घर आना चाहेगा। समझ आ रही है बात? और जब ये घर आएगा तो वो सेम एनर्जी के साथ तो आ नहीं सकता। मान लिया ये मेरा घर है, यहाँ पर रहने के लिए मुझे 10 किलो जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है, मान लिया। लेकिन मैंने क्या किया? 5 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करी, लेकिन 5 किलो जूल एनर्जी के साथ मैं इस घर में नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि इस घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबकी एनर्जी 10 ही होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरी एनर्जी हो गई 15, तो मैं नेक्स्ट लेवल पर जंप कर गई जहाँ पर कितनी? 15 किलो जूल एनर्जी वाले लोग रहते हैं। अब यहाँ पर मैं आ तो गई, एनर्जी बढ़ गई और स्टेबिलिटी घट गई, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैं यहाँ आकर दुखी हो गई, वापस अपने घर जाना चाहती हूँ, लेकिन इसी एनर्जी के साथ नहीं जा सकती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 किलो जूल एनर्जी जो मैंने फालतू ली थी वो मुझे वापस इम्पार्ट करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, फिर ही मैं यहाँ आ सकती हूँ। तो सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ गया था हाई लेवल पर, वापस जब आएगा ग्राउंड स्टेट में तो एनर्जी एमिट करेगा, और ये एनर्जी जब एमिट करेगा तो बच्चे अगर आपने सुना हो विबग्योर के बारे में, इसको हम विजिबल पार्ट बोलते हैं हमारे स्पेक्ट्रम का। तो ये जो रेडिएशन यहाँ से निकलती हैं उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज की होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो इस कलर में जो भी जिस भी टाइप की रेडिएशन ये एमिट करेगा, अगर इस टाइप की रेडिएशन एमिट करेगा, इस वेवलेंथ की करेगा तो हमें वॉयलेट दिखेगा। अगर इंडिगो की रेडिएशन, अगर इनकी वेवलेंथ इंडिगो के बराबर होगी तो इंडिगो दिखेगा, ब्लू दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, कैसा भी दिखेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो रेडिएशन जब ये एमिट करता है वो रेडिएशन हमारी आईज क्या करती है? पर्टेन करती हैं, क्योंकि वो विबग्योर में उनकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी होती हैं, तो उनको हम देख पाते हैं। इसके कारण हमें कलर देखने को मिलते हैं। समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो नो इशू, अभी आप छोड़ना भी चाहें तो पॉइंट छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑन, दे गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑन हीटिंग। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर,
ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स अगर कोई आयनिक कंपाउंड है इन एक्वस और लिक्विड और मोल्टन स्टेट, बेटा मोल्टन का मतलब है पिघली हुई अवस्था, मोल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ, और एक्वस और लिक्विड का तो आपको मालूम है जब आपने किसी चीज़ को पानी में डिजोल्व कर रखा हो। जैसे अगर मैं बात करूँ NaCl, KCl, KNO3 लाइक दिस, ये कंपाउंड आयनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे मैं इसको वाटर में डिजोल्व करूँगी ये आयंस में टूट जाएंगे, और जब ये आयंस में टूटेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या इधर फ्लो ऑफ आयंस। तो यहाँ पे आयंस होते हैं, और आयंस देखिए किसके कारण होता है। जैसे मैं NaCl का आपको समझाने की कोशिश करूँगी। मैंने NaCl लिया और इसको वाटर में डिजोल्व कर दिया, इसको क्या किया, वाटर में डिजोल्व कर दिया। ठीक है, वाटर क्या है, ऐसे होता है, अगर आपको याद हो, इस पे स्लाइटली नेगेटिव, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, ऐसे पोलर सॉल्वेंट होता है वाटर। पोलर का मतलब जिस पे चार्ज सेपरेशन हो। देखिए कई चीज़ें बहुत मुश्किल लगती होंगी आपको, ऑब्वियस भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ही सारी चीज़ें ग्रैब करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है जो वर्ड मैंने बोला वो आपको पहले ही मालूम हो, क्योंकि कई बार ऐसे कंसेप्ट आ जाते हैं जो अब बताऊं तो भी प्रॉब्लम, नहीं बताऊं तो भी प्रॉब्लम। मैं फंस जाती हूँ उस कंडीशन में। अगर मैं नहीं बताऊं तो मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं होती, आप सब जानते हैं इस चीज़ के लिए। और अगर मैं बताऊं तो मुझे ये टेंशन रहती है कि अब पता नहीं आप लोगों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन मैं अपनी तरफ से बहुत ट्राई करती हूँ कि आपको हर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। वाटर जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है। पोलर का मतलब होता है ऐसा सॉल्वेंट जिसके ऊपर चार्ज की सेपरेशन हो। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पार्शियल, डेल्टा वर्ड जो है पार्शियल के लिए है। जैसे ही मैंने NaCl को पानी में डिजोल्व किया, ऑब्वियस ही बात है ये बन गया Na पॉजिटिव, ये बन गया Cl नेगेटिव। तो बच्चे ये आयन जो होते हैं एक दूसरे से अलग क्यों हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली में ये जो वाटर है Na पॉजिटिव को ऐसे वाटर घेर लेता है चारों तरफ से, लाइक दिस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे इधर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है और Na पे क्या है बच्चे, पॉजिटिव। तो ये जो Na है इसको पानी ने इस तरफ से घेर लिया, लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली जो Cl नेगेटिव आयन है, Cl नेगेटिव को क्या किया, वाटर ने इस तरफ से घेर लिया, लाइक दिस। ठीक है, ये तो मैं 2-3 बना रही हूँ, पता नहीं कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर नेगेटिव। तो ये वाटर के जो हाइड्रोजन हैं वो क्लोरीन को घेर लेते हैं और इस तरफ से ऑक्सीजन सोडियम को। अब क्या हो गया, सोडियम अलग और क्या हो गया, क्लोरीन अलग। ठीक है, ये जो दोनों के दोनों क्या थे, फ्रेंड थे, Na और Cl, जो एक दूसरे के पास रहना पसंद करते थे। वाटर ने इन दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, आयोनाइज कर दिया, और इसी आयंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। इसके लिए आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। NaCl का एक्वस सोल्यूशन लीजिए, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करा के देखिए, वहाँ पर एक बल्ब लगा दीजिए। अगर वो बल्ब ग्लो करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अच्छे कंडक्टर हैं, अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ना ग्लो करे, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि ये आयनाइज हो जाते हैं और आयंस जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। दे आयोनाइज means dissociate into ions which are responsible for conduction of electric current. Conduction of electric current means कौन, which are मतलब they ionize and these ions, ठीक है ना, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने कहा कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कलर इम्पार्ट करते हैं, और हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं जब आप इनको एक्वस सॉल्यूशन में डाल देते हैं। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट, दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोवेलेंट और आयोनिक कंपाउंड्स। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये छोटा सा ही हमने लेक्चर लिया है क्योंकि इससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो आपके लिए बिल्कुल नया होने वाला है। ओड्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें, इनकी प्रॉपर्टी, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, काफ़ी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। तो इसलिए इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यू लेक्चर के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय बाय।